नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और मेरे साथ अनुभव है और हम सब बात करेंगे आज इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर के। आपके लिए तैयार करके लाए हैं इंडियन प्रीमियर लीग का रिपोर्ट कार्ड वीकली वाइज। हर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर पिछले हफ्ते में इंडियन प्रीमियर लीग के जो मैचेस हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या स्टैट्स रहे हैं, किस खिलाड़ी ने बेहतर परफॉर्म किया है, कौन सा खिलाड़ी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, कौन सी टीम ने बाजी मारी, कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में पीछे रह गई। तो पूरा एनालिसिस लेकर के हम जुड़ गए आपके साथ और बात करेंगे अब तक खेले गए मुकाबलों के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग में जो मैचेस हुए हैं, आपको बता दें ये 16वां सीजन है इंडियन प्रीमियर लीग का, जिसकी शुरुआत 31 मार्च से हुई और पहला मुकाबला जिसकी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का आखिर मैच कैसा रहा, जहां आपको बता दें पहले बल्लेबाजी इस मैच में अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने की थी अनुभव, जिसमें 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 178 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम का यह पहला मैच था। हालांकि इस मैच में गुजरात टाइटंस ने कमाल की बल्लेबाजी की, वापसी करी मैच में और 182 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए, यानी कि 5 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया। कैसे देखते हैं आप इस पहले मुकाबले को? देखिए, किसी भी टीम के लिए पहला मुकाबला या किसी भी टूर्नामेंट की शुरुआत जब कोई भी टीम करती है तो हमेशा सोचते हैं कि एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ें। और ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो सोचेगी कि हम ऐसा ना कर पाएं और या उनकी शुरुआत बेहतर ना हो पाए। अब मैच ऑब्वियसली अगर दो टीमें मैच खेल रही हैं तो कोई टीम जीतेगी, कोई टीम हारेगी, लेकिन दोनों टीमें वहां से उस मैच से कुछ पॉजिटिव गेन्स लेके जाना चाहेंगी। और जिस हिसाब से दोनों टीमों ने शुरुआत करी और वहां पे गुजरात टाइटंस ने मैच अपने नाम करा, चेन्नई की बल्लेबाजी भी हुई, धोनी कई साल बाद ग्राउंड पे उतरे, बहुत कुछ देखने को मिला। 16वां संस्करण था, कई बदलते नियमों के साथ। और खास बात ये भी थी कि आप देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख की कैपेसिटी में तमाम फैंस वहां थे। ओपनिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद फिर इतने सारे फैंस वहां पर मौजूद थे जो चीयर कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी को, और साथ में गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या जो कि पिछले साल खिताब भी जिता चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था और सीजन की स्टार्ट तो है ना हार्दिक पांड्या ने स्टाइल में करी, जिस तरीके से उन्होंने मैच जिताया अपनी टीम को, और टीम का परफॉर्मेंस था, एकजुटता नजर आई पूरी टीम के अंदर। चेन्नई सुपर किंग्स के अगर पहले मैच की बात करें तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। 92 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, यानी कि 92 रन उन्होंने पहली इनिंग्स में ही बना दिए और साफ कर दिया था कि भाई मैं इस सीजन के लिए भी पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ का पिछला जो 2 सीजन रहा है आईपीएल का, जहां पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक सीजन में 2021 का सीजन मुझे याद आता है उन्होंने काफी रन बनाए, 2022 में अच्छे रन स्कोर किए। जहां पे उन्होंने अपने पिछले 2 सीजन्स को छोड़ा था, मुझे लगता है इस सीजन की जब शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मुकाबला उनके साथ गुजरात टाइटंस के साथ रहा, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उसी अपने लय को बरकरार रखा जहां पिछला सीजन छोड़ के आए थे, वहीं से शुरुआत करी। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए दरवाजे भी उनके लिए खुले हैं। अब अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम से भी कॉल बहुत जल्दी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि चेन्नई के बैटिंग लाइनअप में इस साल आईपीएल के 16वें संस्करण 2023 में वो सबसे अहम कड़ी निभाने वाले हैं। और उनके साथ जो उनके साथी बल्लेबाज हैं डेविन कॉनवे, इन दोनों पे चेन्नई की टीम काफी निर्भर करेगी। इन दोनों के कंधों पे काफी दारोमदार है टीम के लिए। वहीं कई सारे नाम है जिन पर चर्चा होनी थी, और मोइन अली की अगर बात करें तो इन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था, 23 रनों की पारी खेली और ये बहुत कैपेबल प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको मैं आगे वाले मैचेस में बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑलराउंडर प्लेयर हैं और इनका टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। यहाँ पर एक अच्छा स्टार्ट दिलाया था, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, जल्दी खेलने के चक्कर में विकेट गवाई। इसके बाद अगर हम देखें तो बेन स्टोक्स से जुड़ी हुई अपडेट जैसे निकल कर आई शुरुआत में कि भाई कहा गया कि उनको इंजरी है, वो सिर्फ बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और गेंदबाजी नहीं करेंगे, जो कि हमने देखा भी पहले मैच में बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन राशिद खान ने उनको जल्दी आउट कर दिया। हालांकि एक मैच में आप किसी खिलाड़ी को जज नहीं कर सकते, आपको थोड़े और 3-4 मैचेस देखने होंगे, लेकिन जिस दर्जे के वो खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स में होना, ये कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को राहत भी देता है। देखिए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बहुत बातचीत की गई थी कि इस बार बेन स्टोक्स जैसा महान बड़ा खिलाड़ी इस बार चेन्नई की टीम के साथ जुड़ रहा है, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए ऑब्वियसली हर फॉर्मेट में अगर आप बात करें तो उन्होंने वहां पे मैचेस जिताए हैं, उनको वर्ल्ड कप का खिताब जिताया है, अकेले अपने दम पे जिताया है, जहां पे वो टीम क्रिकेट की हड्डी माने जाते हैं। तो यहाँ पे जब चेन्नई की टीम के साथ वो जुड़े थे तो चेन्नई को एक एडेड एडवांटेज था कि आपके साथ एक ऐसा ऑलराउंडर जुड़ रहा है। आपके पास पहले से 2 बेहतरीन दुनिया के ऑलराउंडर विजय सैडनर और रविंद्र जडेजा है, लेकिन अब आपके पास एक ऐसा ऑलराउंडर हो जाएगा जो थोड़ी आपको तेज गेंदबाजी भी प्रदान कर सकता है, जहाँ पे वो विकेट निकाल के दे सकता है आपको। लेकिन उसके पहले एक बड़ा ब्लो मिला चेन्नई को, खुद उनके कोच ने बताया कि वो
खुद उसके पहले लेकिन आप देखें तो चेन्नई को बड़ा ब्लो मिला, जहां पे उनके खुद कोच ने बताया कि बिल्कुल इंजरी को लेकर के कहा गया कि भाई वो गेंदबाजी नहीं कर सकते, सिर्फ बैटिंग करते नजर आएंगे। हम एज अ बैट्समैन उनको इस टीम में रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी इंजरी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो आने वाले मैचेस में गेंदबाजी करते हुए भी नजर आए। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीम के खिलाड़ियों की तो महेंद्र सिंह धोनी तो है ही है और उनका फायर पावर हमने देखा, जिस तरीके से बड़ा छक्का और चौका उन्होंने लगाया, तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ये आखिरी सीजन हो सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा तो लगता है कि वो बहुत फिट खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि अगला साल सीज़न भी वो खेल सकते हैं। देखना होगा कि इस सीज़न में उनके कितने रन्स बनते हैं, क्योंकि मुझे याद आता है कि ये पिछले साल अगर आप देखें तो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फिटनेस को लेकर के, भी काफ़ी मायूस हो गए थे, ऑन फील्ड भी नजर आते थे, लेकिन बहुत काम किया उन्होंने अपनी फिटनेस पे। देखिए धोनी जैसा खिलाड़ी जो गेम के हर प्रारूप को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला है, बहुत काफ़ी लंबे टाइम से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और सबसे बड़ी उनकी जो ताकत है कि अपने आप को हमेशा समेट के रखते हैं, कूल और कंपोज रहते हैं। मुझे लगता है उनकी एबिलिटी उनके अंदर सबसे बड़ा चेंज लाती है, उन्हें हर खिलाड़ियों से अलग बनाती है। और जिस हिसाब से उनकी फिटनेस आपने देखी अभी उनके पिछले कुछ दिनों में चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया बिल्कुल बाइसेप्स की फोटोज बहुत वायरल हो रही थी और सभी लोग पसंद भी कर रहे थे। तो धोनी का तो हर कोई फैन है इंडियन टीम में भी और पूरे ऑल ओवर इंडिया फैंस हैं उनके। तो मुझे लगता है कि इस बार महेंद्र सिंह धोनी चाहेंगे कि भाई अपनी टीम के लिए एक और ट्रॉफी उठाई जाए, 4 खिताब तो जिता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुजरात टाइटंस टीम की। अगर गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो भाई इनकी टीम में भी वो तमाम मुझे याद आता है पिछला साल जब इन्होंने डेब्यू किया था तो भाई किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था अनुभव कि भाई गुजरात टाइटंस टीम जैसी जो है खिताब जीत सकती है। कहा जा रहा था कि भाई नई टीम है, आएंगे 5वें 6ठे नंबर पर रहेंगे, कुछ मैचेस जीतेंगे कुछ मैच हारेंगे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए हार्दिक पांड्या की टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला और खिताब भी अपने नाम किया और लगातार मैचेस भी जीते थे उन्होंने, हमने देखा। इस बार अगर हम बात करें तो इनका शुरुआत बहुत अच्छा हुआ है। आईपीएल का पहला मैच इन्होंने चेन्नई को हराया है, 5 विकेट से जीता है और इस मैच में अगर आप देखें तो रिद्धमान साहा और शुभमन गिल ने स्टार्ट अच्छा दिलाया। तो ये एक अच्छा इंपैक्ट पड़ा कि गुजरात टाइटंस के लिए कि भाई कहा जाता है कि इनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखें ऑलराउंडर्स एक से एक है, इनके बाद राशिद खान नजर आते हैं, राहुल तेवेतिया नजर आते हैं, हार्दिक पांड्या नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल और रिद्धमान साहा कि अच्छी जोड़ी नजर आई, रन्स किए। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो साई सुदर्शन इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर लेकर के आए। ये इम्पैक्ट प्लेयर जो रूल आया आपको बता दें कि इस नए सीज़न में आया है जहां इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि जब आप टॉस होगा तो आप 2 टीमों को अपनी शीट्स देते हैं और 11 के साथ साथ आप अपने 4 खिलाड़ियों को और बताते हैं कि भाई इनमें से एक खिलाड़ी हम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लेंगे। तो पहला इम्पैक्ट प्लेयर जो था वो साई सुदर्शन इस्तेमाल किया गया गुजरात टाइटंस, जिन्होंने 17 गेंदों में 22 रन बनाए। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए और उसके बाद फिर तमाम बल्लेबाज आए। कैसे देखते हैं आप? देखिए जिस हिसाब से गुजरात के बल्लेबाजी क्रम थी उस मैच में शुरू के मतलब मुझे लगता है कि 15-16 ओवर तक मैच दोनों टीमों के पक्ष में था, बराबरी पे चल रहा था। लेकिन लास्ट में जिस हिसाब से राहुल तेवतिया और राशिद खान ने बल्लेबाजी की, राशिद खान जब बल्लेबाजी करने उतरे थे तो मैं कह सकता हूँ गुजरात उस वक्त अच्छे मोमेंटम के साथ थी, वो मैच उनके हाथ में था। चेन्नई ने कहीं ना कहीं मुझे लगा 15-20 रन कम बनाए, मिडिल ऑर्डर में स्लो खेल रहे थे और जिस हिसाब से उनकी गेंदबाजी थी उस हिसाब से बिल्कुल रन कम बनाए। 178 रन और T20 में एक सम्मानजनक स्कोर है माना जाता है, लेकिन जिस हिसाब से चेन्नई की गेंदबाजी उतनी स्ट्रांग नहीं मानी जा रही है उस हिसाब से वो रन बिल्कुल कम थे। लेकिन राशिद खान जिस मोमेंट पे बल्लेबाजी करने आए, एक छक्का चौका मार के 3 गेंदों में 10 रन बनाए, उन्होंने स्कोर किए, वो मैच पूरा पलट दिया और वहां से चेन्नई वो मैच निकाल के लेके चली गई। बिल्कुल गुजरात टाइटंस आपको बता दें कि सीजन का आगाज जीत के साथ किया, चेन्नई सुपर किंग्स को हार मिली। और प्लस पॉइंट्स की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो भैया ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में है, ये एक अच्छा संकेत है, आने वाले मैचों में और बड़ी पारियां खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डेवन कॉनवॉय, एक मैच हुआ है लेकिन इस खिलाड़ी में बहुत क्षमता है जो कि आने वाले मैचेस में आपको दिखेंगी। पिछले सीजन आप उठा के देख लीजिए, लगातार रन्स करते हैं, स्टार्ट दिलाते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो आने वाले समय में बहुत रन्स भी करेगा। इसके अलावा मेरी नज़र होगी कि भाई बेन स्टोक्स क्या पूरे सीजन गेंदबाजी नहीं करने वाले या आने वाले कुछ मैचों में गेंदबाजी करते नजर आएंगे, ये भी एक सवाल है। बेन स्टोक्स की आपने बात करी, मुझे लगता है कि मेरी निगाहें MS धोनी पे भी लगातार बनी होंगी क्योंकि वो टीम के कप्तान जरूर हैं, लेकिन पिछले काफी सीजन से देखिए तो उनके बल्लेबाजी क्रम को लेकर काफी बातचीत की गई कि अगर धोनी शुरू में बल्लेबाजी करने आते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं या लास्ट में उस मोमेंट पे कभी मैच जहां चला गया जहां पे उन्हें हिटिंग की जरूरत है, तो अगर उनको वक्त चाहिए तो अपने आप को प्रमोट करें। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से पहले मैच में उन्होंने परफॉर्म करा, छक्के चौके लगाए और एक इंटेंट के साथ आए थे, एक बेहतरीन टेम्परामेंट के साथ आए थे कि मेरा जो रोल है जो हमेशा से मैं करता आया हूं उस पर उन्होंने भरोसा दिखाया। तो मुझे लगता है कि धोनी आगे आने वाले मैचेस में चेन्नई के लिए वो हिटिंग पावर जरूर अपना इस्तेमाल करेंगे और वो मुझे लगता है वो उस पर पूरी कोशिश करके बेहतरीन प्रदर्शन निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उसके लिए उनको थोड़ा और ऊपर आना पड़ेगा,
लेकिन अभी तक तो जो दिखा है वो नंबर 7 नंबर 8 पर खेल रहे हैं और बाकी जो उनकी टीममेट्स हैं उनको वो मौका दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें इस टीम में रविंद्र जडेजा भी है जिनको हम भूल नहीं सकते, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। हालांकि पहले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में इनका परफॉर्मेंस निकलेगा। और गुजरात टाइटंस कमजोरी चेन्नई की मुझे सिर्फ गेंदबाजी में नजर आती है, क्योंकि इनके पास जो गेंदबाजी है वो थोड़ी कमजोर नजर आती है। दीपक चहर के अलावा मुझे कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं आता जो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस गेंदबाजी में करे। देखिए दीपक चहर इनके स्क्वाड में है, उसके पहले इन्हें इंजरी से काफी प्लेयर इनके स्क्वाड से चले गए, जिसमें काइल जेमिसन भी शायद शामिल थे। ये बहुत बड़ा ब्लो था, काइल जेमिसन का ना होना ये बहुत बड़ा झटका था। और जिस तरीके से रिप्लेसमेंट्स तो मिल गई हैं, लेकिन जिस दर्जे के वो खिलाड़ी थे वो आपको कहीं ना कहीं विकेट्स दिलाते थे। लेकिन अब देखना होगा कैसे एम एस धोनी मैनेज कर पाते हैं। तो भाई गुजरात टाइटंस के लिए तो अब तक सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आया पिछले सीजन में। इस सीजन में भी आपका देखें शुभमन गिल फॉर्म में चल रहे हैं, ये साल बहुत अच्छा गया इंडियन क्रिकेट में उनका। रिद्धमान साहा IPL खेलते हैं, IPL में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर बहुत शानदार टॉप क्लास ऑलराउंडर्स गिने जाते हैं। राहुल तेवेतिया, राशिद खान, ये राशिद खान इनके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। प्लस इनके पास मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज है जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी भी करी। और जोशिया लिटिल, यजदयाल, अल्जारी जोसेफ का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ऑल एंड ऑल गुजरात टाइटंस ऑन पेपर भी और परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे ठीक ठाक नजर आ रही है। बस मुझे लगता है कि इनका थोड़ा मिडिल ऑर्डर का कंसर्न है कि भाई मिडिल ऑर्डर में इनके खिलाड़ी हार्दिक पांड्या कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, और विजय शंकर रन्स कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर में रिद्धमान साहा, शुभमन गिल आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि रन जरूर करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा मिडिल ऑर्डर लगता है कि भाई मिडिल ऑर्डर में और बेहतर हो सकता है। गुजरात की बात करें तो मुझे लगता है कि मैं मैथ्यू वेड के साथ भी एक बार जरूर गुजरात की टीम को देखना चाहूंगा कि जिस हिसाब मैं तो चाहूंगा कि मैथ्यू वेड आप नंबर 6 पे रखिए। बिल्कुल, जिस कद के वो बल्लेबाज हैं, जिस कद के उनकी क्रिकेटिंग स्टाइल है, मुझे लगता है कि वो गुजरात की टीम में अगर अपनी जगह बनाते हैं, गुजरात की टीम उनके साथ जाती है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पावर पैक टीम हो जाएगी। क्योंकि ऑन पेपर अगर आप देखें, आप जैसे आपने कही कि बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही है, बहुत बेहतरीन है। बस जो मिडिल ऑर्डर की इनकी समस्या है, अगर कप्तान हार्दिक पांड्या अपने आप को उस परफॉर्मेंस में, उस फॉर्म में ले आते हैं, तो मुझे लगता है, और राहुल तेवतिया नीचे मौजूद है, उनके ऊपर मैथ्यू वेड, तो टीम काफी स्ट्रांग नजर आती है। जैसा पिछले साल उन्होंने सबको सरप्राइज करा, पहले सीजन खेलने आए और ट्रॉफी उठा के ले गए। हार्दिक पांड्या नए नए कप्तान थे, अब हालांकि वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी कप्तानी करते हैं, लेकिन उसी दर्जे की टीम इस बार भी दिखाई दे रही है और काफी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है इस बार गुजरात टाइटंस से। बिल्कुल। तो अब हमने बात करी पहले मैच की, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे मुकाबले की बात करते हैं। दूसरा मुकाबला खेला गया जी 1 अप्रैल को, और ये दोपहर में ये 2 मुकाबले थे, सुपर सैटरडे मुकाबले थे, डबल डेकर मुकाबले थे। इसमें सामना हुआ था पहले पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स का। इस मुकाबले की अगर बात करें तो भाई पंजाब टीम के लिए किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि डकवर्थ लुईस नियम आया, बारिश भी हुई। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या स्कोर लाइन रही। 20 ओवर में 191 रन पंजाब किंग्स ने एक अच्छा खासा टोटल बोर्ड पर लगाया 5 विकेट के नुकसान पर। जवाब में जब कोलकाता नाइट राइडर्स खेलने उतरी तो 16 ओवर में 146 रन बना पाई, और 7 रनों से, क्योंकि बारिश आ गई थी, मैच रुक गया था। एक समय पे लग रहा था कि भाई KKR लेके जाएगी मैच को, क्योंकि जिस तरीके से फायर हिटिंग देखने को मिल रही थी, खास तौर पर नीचे आंद्रे रसल के बल्ले से, वो कमाल था। लेकिन शिखर धवन की अगुवाई में एक नई टीम पंजाब किंग्स, जिसमें कई खिलाड़ी बाहर भी गए हैं, कई खिलाड़ी अंदर भी आए हैं, जीत मिली है। लेकिन इसको मैं पूरी तरह से जीत नहीं मानता हूं। ये जीत आपको मिल गई है थोड़ा सा किस्मत का साथ, थोड़ी सी आपकी मेहनत। देखिए जिस हिसाब से ये दोनों टीमों का मैच गया, दोनों टीमें नए नए कप्तान के साथ उतरी थी। एक तरफ शिखर धवन जिन्हें हाल ही इसी साल कप्तानी मिली, दूसरी तरफ नीतीश राणा जो कोलकाता के कप्तान है, श्रेयस अय्यर के ना रहते हुए उन्हें कप्तान बनाया गया। जो श्रेयस अय्यर अगर कोलकाता टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, वो कोलकाता के लिए बहुत बड़ा ब्लो था। पीठ की इंजरी के साथ वो जूझ रहे हैं, इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं है, IPL का हिस्सा इनफैक्ट नहीं है। जिस हिसाब से ये मैच घटा, जैसे आपने सचिन ने बताया कि 191 रनों का लक्ष्य दिया था पंजाब ने, कोलकाता ने शुरुआत अच्छी करी थी। हालांकि पंजाब को विकेटें मिल गई थी, लेकिन जिस हिसाब से नीचे के बल्लेबाज उनके खेल रहे थे, हालांकि आंद्रे रसल का भी विकेट गिर गया था, बारिश ने बीच में दखल डाल दी, बीच में खलल डाल दी, और उसके बाद डकवर्थ लुईस नियम से मैच पंजाब ने 7 रनों से जीत लिया। आपको बता दें कि जैसे ही बारिश शुरू हुई थी उसके थोड़ी देर पहले विकेट गिरा था, तो एक विकेट गिरने से 10-12 रन का अंतर आ जाता है। अगर पंजाब वो विकेट न ले पाती, और उसके बाद आपको बता दें कि वहाँ पे सुनील नारायण बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद थे, शार्दुल ठाकुर जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बल्ला घुमा सकते हैं। सुनील नारायण वो मैच अकेले निकाल ले जा सकते थे कोलकाता के लिए, लेकिन वो एक विकेट गिरा और 10-12 रन से शॉर्ट रह गए। 7 रन से पंजाब मुकाबला कर गई, अपने नाम कर गई। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब की गेंदबाजी यूनिट को थोड़ा सा संभलना चाहिए। जैसे आपने बोला कि जीत तो मिल गई है, ये आपके पास, आपके खाते में 2 पॉइंट जरूर आ गए हैं, लेकिन आपको उस मैच से सीखने की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। बिल्कुल, अगर एक बार लाइन नजर डालें
स्कोर लाइन पर जिस तरीके की टीम रही पंजाब किंग्स की, प्रभसिमरन सिंह ने ओपनिंग करी और उसके साथ में शिखर धवन थे। शिखर धवन को अच्छा स्टार्ट भी मिला, एक जिम्मेदारी भी है, एज अ कैप्टन खेल रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए। और क्या जो खिताब का सूखा इतने सालों से है, क्या शिखर धवन वो खिताब के सूखे को ख़त्म कर पाएंगे? क्या हम देखेंगे कि भाई जब 28 मई को फाइनल होगा तो क्या पंजाब फाइनल खेल रहा होगा? बहुत सारे सवाल हैं। इनकी टीम अगर नज़र डालें, नंबर 3 पर भानुका राजपक्षा आपको वो कॉन्फिडेंस देते हैं, 50 रन की पारी खेली, अच्छी पारी खेली इन्होंने। नंबर 4 पर जितेश शर्मा, सिकंदर रजा, बड़ा नाम जिम्बाब्वे से ऑलराउंडर खिलाड़ी, सैम करन जिनको भारी भरकम सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास के 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने सैम करन को खरीदा और उस मुताबिक परफॉर्मेंस वैसा नहीं आया क्योंकि गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ी सैम करन को। हालांकि बल्ले से इन्होंने 26 रन किए। फिर शाहरुख खान नज़र आते हैं जो आपको बड़े हिटिंग्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। नैथन एलिस, हरप्रीत ब्रार, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह और ऋषि धवन आपके पास है। तो इनकी टीम भी ठीक ठाक है, लेकिन आपके अगर 3-4 खिलाड़ी अगर नहीं चलते हैं तो फिर प्रेशर में आ जाती है। जैसे आपने गेंदबाजी की बात करी, सैम करन देखिए इंग्लैंड के लिए उन्होंने अच्छी गेंदबाजी हमेशा की है, लेकिन जिस कंडीशंस में वो खेलते हैं उस कंडीशंस में यहाँ इंडिया में उन्हें वो कंडीशन, स्विंगिंग कंडीशंस नहीं मिलेंगी जी। ऑब्वियसली उनके पास कटर्स हैं, स्लोअर्स हैं, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन जो एक गेंदबाज मुझे लगता है पंजाब की टीम के लिए थ्रू आउट द सीजन बहुत बेहतरीन उसके ऊपर निगाहें रहेंगी, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, जिन्हें इंडियन टीम में भी उन्होंने बड़े टूर्नामेंट्स खेले, यंगस्टर हैं। अर्शदीप सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने उस मैच में भी 3 ओवर में मात्र 19 रन दिए और 3 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट निकाल के दिए, क्रूशियल स्टेजेस पे विकेट निकाले जहाँ पे टीम को उसकी जरूरत थी। तो मुझे लगता है, मुझे उस मैच का विकेट याद आता है वेंकटेश अय्यर का, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सभी बल्लेबाजी कर रहे थे, 28 गेंदों में 34 रन बना के रसल के साथ वो पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे अर्शदीप सिंह आए और उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया टीम को। तो मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट था उस गेम का। आपने अर्शदीप का जिक्र किया, यहाँ पे मैं अर्शदीप से ही जुड़ी एक बात बताना चाहता हूँ। जब ये मैच चल रहा था तो मैं देख रहा था सैम करन को जब एक ओवर में मार पड़ रही थी तो अर्शदीप सिंह उनके पास जाके उनको समझा रहे थे, क्योंकि उनको पता है मोहाली के मैदान पर उनका होम ग्राउंड रहा है, वो काफ़ी शुरुआत उन्होंने वहाँ से की है, काफ़ी अरसे तक क्रिकेट खेला है, तो वो बता रहे थे इंडियन कंडीशंस को अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई किस लेंथ पर बॉल करनी है, आपको कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नजर आई अर्शदीप सिंह की। और ज़रूर इस टीम में अगर आप दाखिल है तो अर्शदीप सिंह एक प्रमुख गेंदबाज है इनकी टीम में, और सैम करन ज़रूर पहले मैच में महंगे साबित हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास जो स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, ये आने वाले मैचों में ज़रूर आपको दिखेगी। प्लस इसके टीम में अगर आप देखें तो मुझे शिखर धवन के परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि कहा जा रहा था एक समय में भाई इंडियन टीम वो वर्ल्ड कप खेलने वाली है 2023 में इसी साल, तो भाई शिखर धवन का भी नाम हो सकता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है वनडे क्रिकेट में। उन्होंने कई बड़ी पारियां खेली हैं, चाहे आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, उसमें भी उनकी यादगार पारियां नज़र आती हैं। तो कई सारे उन्होंने मैचेस खेले हैं, तो ऐसे में अभी टीम में तो नहीं है, लेकिन शिखर धवन अपनी परफॉर्मेंस से सबको देखिए, अगर इस बार के अगर आप आईपीएल सीजन की बात करें तो मुझे लगता है कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं सबकी निगाहें वर्ल्ड कप पे जरूर टिकी होंगी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है जी। करते हैं तो मुझे लगता है यहीं से आपका वो रास्ता खुलता है वर्ल्ड कप टीम में जाने का। आप बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस से वो चीज़ प्रूव करते हैं। लेकिन क्या लगता है, ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये जो टीम ऑन पेपर पंजाब किंग्स की नज़र आ रही है, क्या वो कॉन्फिडेंस दिलाती है ट्रॉफी जीतने का, या लगता है कि इस बार भी सीजन में जाएगी 3, 4, 5वें नंबर पर रह जाएगी? ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है। देखिए, जिस हिसाब से पंजाब की स्क्वाड की अगर बात करें तो शिखर धवन है, प्रभसिमरन सिंह है, भानुका राजपक्षे हैं। मैंने मुझे उस दिन अगर आप आगे लेकिन एक खिलाड़ी आप मैच कर रहे हैं जो ना होने से बहुत इंपैक्ट पड़ा है, जॉनी बेयरस्टो का। जॉनी बेयरस्टो, और इसके साथ ही उन्हीं के साथी खिलाड़ी लियम लिविंगस्टोन तो जो 2 फायर पावर इंग्लैंड के जो बेस्ट प्लेयर्स थे वो कहीं ना कहीं इंजरी के चलते बाहर हो गए। हालांकि लियम लिविंगस्टन, जॉनी बेयरस्टो तो बिल्कुल ही नहीं खेलने वाले हैं, और लियम लिविंगस्टन का थोड़ा सा चल रहा है ओवरसीज अपनी ही टीम्स के लेकर के कि वो उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिस तरीके से वो बाहर खेल रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि भाई किस तरीके से इनके बगैर टीम आगे बढ़ती है। हालांकि गेंदबाजी में मुझे वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है, राहुल चहर जैसे गेंदबाज हैं जो आपको विकेट्स दिलाते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इतना आसान नहीं है इस गेंदबाज को खेलना। हरप्रीत ब्रार की अगर हम बात कर लें, अर्शदीप सिंह है आपके पास, प्लस उम्मीद करते हैं सैम करन, पहला मैच इतना अच्छा नहीं गया, आने वाले मैचेस में अच्छा करेंगे। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि भाई थोड़ा मिडिल ऑर्डर कमज़ोर मुझे पंजाब का नज़र आता है। अगर आप देखिए शिखर धवन, प्रभसिमरन सिंह आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद भानु राजपक्षा के बाद अगर आप देखें जितेश शर्मा, सिकंदर रजा, सैम करन, ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं गेंदबाजी में बेहतर करते नजर आते हैं सिकंदर रजा भी और सैम करन भी। देखिए, जिस हिसाब से जहाँ पे जिस पोजीशन पे सिकंदर रजा बल्लेबाजी करने आते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली आपको टीम में एक पावर हिटर की जरूरत पड़ती है, और सिकंदर रजा
हिटिंग बिल्कुल ऑब्वियसली कर मुझे सकते लगता है कि हैं। शाहरुख खान को इनसे ऊपर भेजना इनसे चाहिए, ऊपर, उनके बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बेहतर करते हैं अगर आप हिटिंग की बात करें तो। उम्मीद करते हैं कि जी इस सीज़न में पंजाब किंग्स जो है पहली जीत तो मिली है, आने वाले मैचेस में और बेहतर परफॉर्म करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम टीम देखें तो मनदीप सिंह जो पहले पंजाब के लिए खेला करते थे वो अब यहाँ पर आ गए हैं, और हालांकि पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छा स्टार्ट दिलाते हैं, हिटिंग्स लगाते हैं। अंकुल रॉय हैं इनको नंबर 3 पर, और वेंकटेश अय्यर अगर आप देखें इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल किया। वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए ओपन भी करते थे, इन्होंने कई मैचेस में ओपनिंग किया हमने देखा है, लेकिन अब इनको नीचे लेकर के आए हैं और ये फैसला नीतीश राणा किया। लेकिन इनकी टीम में भी जो बड़ा झटका था वो श्रेयस अय्यर था। श्रेयस अय्यर जिस तरीके से चोटिल हुए, अब तो वो रिवर्ट में ले रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। और WTC खेलने पर भी उनका ये था कि भैया अब संचय बना हुआ है, तो अब तो ODI वर्ल्ड कप भी फिर नज़र आता है, एशिया कप नज़र आता है। लेकिन बड़ा झटका, क्योंकि श्रेयस अय्यर कैप्टनसी करने वाले थे, अब उनकी जगह नीतीश राणा, एक यंग प्लेयर ही कहूँगा कि एक्सपीरियंस भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं नीतीश राणा को, क्योंकि इनकी टीम में आंद्रे रसल भी है। नाम आ रहे थे कि भाई आंद्रे रसल को चुनते आप, टिम साउदी को चुनते आप, या सुनील नारायण को चुनते आप, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि शायद कोच की और टीम मैनेजमेंट का ये फैसला था कि भाई इंडियन प्लेयर को ही हमें कैप्टन चुनना है, तो शायद इसीलिए एक भरोसा जताया गया। और इन्होंने कई मैचेस में कैप्टनसी भी की है। अगर हम डोमेस्टिक मैचेस की बात करें तो वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज ए कैप्टन, इसी वजह से नीतीश राणा को लाया गया। हालांकि ये नीतीश राणा नंबर 3 पर खेलते थे, अब मैं देख रहा हूँ इनको नंबर 5 पर आ गए हैं, तो कई सारे चेंजेस जो हैं टीम्स में बैटिंग ऑर्डर में भी दिखा है। नीतीश राणा की चेंजेस की बात करिए आपने, मैं एक यहाँ पे एक सबसे बड़ा चेंज सुनील नारायण को भी लेके आए कि उन्होंने गेंदबाजी तो चलिए वो करते ही हैं, लेकिन पहले वो काफी सालों तक कोलकाता के लिए उन्होंने ओपन भी करा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्हें काफी नीचे 8वें 7वें पायदान पर भेजा गया। और ये मैं थोड़ा हैरान भी हूँ, मुझे लगता है कि अगर आप सुनील नारायण को प्रमोट करके ओपनिंग भी करा दें तो वो आपको फायर पावर देते हैं पहले 5-6 ओवर में, जो हम कहते हैं ना कि पहले 5-6 ओवर में जो अटैक का फील्ड जो है 30 गज दायरे के अंदर रहती है, आपकी खुलती नहीं है बाउंड्री, तो वो उठा के मारने की क्षमता उनके पास है। और एक बार अगर आप सुनील नारायण एक बार लय में आ जाए ना तो फिर वो रुकते नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल है। जैसे सुनील नारायण उस दिन भी आए तो उन्होंने 2 गेंद ही खेली थी और उनका दूसरी बॉल ही छक्का मार दी थी उन्होंने, तो जिस हिसाब के जिस कद के वो बल्लेबाज हैं, मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन्हें अगर ओपन कोलकाता की टीम कराती है तो जो एक स्टार्ट चाहिए होता है, जो तेज स्टार्ट T20 में चाहिए होता है, सामने वाली टीम के ऊपर जो दबाव बनाने की बात होती है, वो वहाँ पे कोलकाता को जरूर बेनिफिट मिल सकता है। प्लस एक खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर जो दिल्ली कैपिटल्स से हैं, उनको अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया है। शार्दुल ठाकुर के पास अच्छी गेंदबाजी भी है, बैटिंग में भी हमने देखा है इन्होंने कई अच्छी इनिंग्स खेली है। और एक नाम जिसने इस मैच में बहुत प्रभावित किया वो आंद्रे रसल थे। 19 गेंद में 35 रन, एक समय लग रहा था कि भाई मुश्किल हो जाएगा कोलकाता के लिए चेस डाउन करना, आसान बना दिया उस लक्ष्य को और बहुत करीब आ गए। अनलकी रहे जिस तरीके से आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी उम्मीदें थी कोलकाता की मैच जीतने की, लेकिन बारिश आई और इंद्रदेव को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण से लेकिन फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स काफ़ी मजबूत टीम मुझे लगती है। 2 बार खिताब इन्होंने जीता है 2012, 2014 में, लेकिन इंतज़ार लंबा हो गया, अब 9 साल बीत चुके हैं। लेकिन इनके पास खिलाड़ियों में अगर आप देखें तो शायद मनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है इस सीज़न में हो सकता है। मैं देखना चाहूँगा किस तरह का परफॉर्मेंस आता है उनका। आंद्रे रसल और सुनील नारायण आपको फायर पावर देंगे, गेंदबाजी भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, तो ऑन पेपर अच्छी टीम नज़र आ रही है केकेआर की। बिल्कुल, केकेआर की टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी नज़र आ रही है और मुझे लगता है जिस हिसाब से इनके पास जिस कद के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, ये अच्छा करेंगे टूर्नामेंट में। लेकिन एक मैच के बाद अभी किसी भी प्लेयर के लिए कुछ कहना वो बहुत जल्दी होगा। अभी पहला सप्ताह शुरू हुआ है, शुक्रवार से शुरू हुआ और आज रविवार को 2 सैटरडे संडे 2 डबल हेडर मुकाबले थे, जिसमें पहला मुकाबला इनका था। तो मुझे लगता है कि पहले मैच के बाद अभी प्लेयर्स बहुत सारी कंडीशंस को समझेंगे, अपने आप को और ग्रूम करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आएंगे। तो जी सुपर सैटरडे का पहला मुकाबला हमने बताया पंजाब किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स का, इसे 7 रनों से पंजाब टीम ने जीत लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे मुकाबले की जो शाम के वक्त हुआ सुपर सैटरडे में, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स टीम अपने सामने थी। और ये मैदान था लखनऊ का इखाना स्टेडियम जहां पर यह मैच खेला गया। पृथ्वी शॉ ने ओपन करी और एक खिलाड़ी जिसको सबसे ज़्यादा मिस किया गया वो थे ऋषभ पंत। हाईलाइट भी देखी हमने, डगआउट में उनका जर्सी लगा रखा था और सभी खिलाड़ी जो एक तरह से याद भी कर रहे थे और सभी प्लेयर्स ने, मैंने देखा वार्नर ने भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उनकी जर्सी लगाई, तो एक बहुत बड़ा मैसेज, इमोशनल मैसेज था कि भाई ऋषभ पंत नहीं है। लेकिन इस मैच का सिनेरियो अगर मैं बताऊं तो 20 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग में फ्लॉप नजर आई, इतना अच्छा नहीं कर पाए। 20 ओवर में 143 रन बनाए, 50 रन से लखनऊ सुपर
जायंट्स ने अपने पहले मैच में जीत हासिल करी, सीज़न का आगाज़ किया। और बहुत कुछ है लखनऊ सुपर जायंट्स पर भी बात करने के लिए, क्योंकि गौतम गंभीर एज अ मेंटोर जुड़े हुए हैं इस टीम के साथ। केएल राहुल जिनकी फॉर्म को लेकर के कई सवाल उठाए गए, पूरा साल इंडियन टीम में अंदर बाहर होते रहे और उसके बाद फिर एज अ कैप्टन जुड़ रहे हैं। नया सीज़न है, पिछले सीज़न में भी कैप्टनसी की, तीसरे स्थान पर पहुँचाया टीम में। तो क्या इस बार इनके पास वो क्षमता है इनकी टीम में कि वो खिताब उठा सकें, इस पर भी बात करेंगे। काइल मेयर्स के परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे, क्योंकि 38 गेंदों में 73 रन इन्होंने पहले मैच में बनाए और जीत के लिए ये नींव इन्होंने ही रख दी थी यहाँ पे। देखिए, काइल मेयर्स एक ऐसे बल्लेबाज हैं जब वो मोमेंटम चेंज करते हैं तो वो पूरा गेम का रुख बदल देते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने शुरू के 10 गेंदें खेले थे, 10-12 गेंदें में वो कंडीशन समझने में उन्हें भी मुश्किल हुई थी वहाँ इस मैच में, लेकिन उसके बाद जिस कदर की उन्होंने पावर हिटिंग दिखाई है वो लाजवाब थे। 38 गेंदों में 73 रन की पारी, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल थे। मुझे लगता है वो काबिल तारीफ था, वो लाजवाब था। लेकिन उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स जो ये चीज़ इस मुकाबले से उन्होंने भी जरूर एनालाइज की होगी, वो मुझे लगता है इनके भी मध्यक्रम की बल्लेबाजी है। दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या, स्टोनिस, इन तीनों बल्लेबाजों पे मध्यक्रम में ये टीम डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे किसी भी बल्लेबाज ने अपने स्टार्ट सबको मिला, तीनों को मिला। दीपक हुड्डा ने 18 गेंदों में 17 रन बनाए, कुणाल ने 13 में 15, स्टोनिस ने 10 में 12। तो एक T20 में इतना 10 रन 12 रन बनाने के बाद एक अच्छी स्टार्ट मानी जाती है। तो मुझे लगता है स्टार्ट को एक अच्छे रन में कन्वर्ट करना होगा और उसे टीम को बेनिफिट कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट मिलने के बाद आप इतनी गेंदें खेलने के बाद अगर अपना विकेट देके चले जाते हैं तो मुझे लगता है जो निचले क्लब के बल्लेबाज आते हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेके आते हैं कि भाई रन रेट स्लो चल रहा है, मुझे तेज हिटिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम इस पर जरूर विचार करेगी। उसके बाद जिस हिसाब से इनके लिए पूरन ने बल्लेबाजी की वो इनके लिए पॉजिटिव इंटेंट भी होगा। आयुष बडोनी जो बहुत युवा बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने हिटिंग करी तो उन्होंने 2 छक्के लगाए थे, वो बहुत लाजवाब था। और बिल्कुल जब दिल्ली में ये टीम पहुंची थी लखनऊ सुपर जायंट्स IPL शुरू होने से पहले और वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं भी गया था वहाँ पे और मैंने गौतम गंभीर से भी बातचीत करी थी और मैंने इनके प्रैक्टिस सेशन को भी देखा था। एक खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया था वो आयुष बडोनी थे और वहाँ पर जितने भी कोचेस थे, टीममेट्स थे, वो इनकी तारीफ ही कर रहे थे कि भाई बहुत अलग किस्म के खिलाड़ी हैं, क्लास नज़र आता है इनकी बैटिंग में। देखिए जिस तरीके से खेलते हैं, बहुत शानदार खेलते हैं। और ये मैच में दिखा भी जिस तरीके से पारी इन्होंने खेली, 7 गेंदों में 18 रन। और हालांकि ये थोड़ा और ऊपर भी आ सकते हैं बैटिंग करने, लेकिन ये डिपेंड करेगा, ये कप्तान का फैसला है, कोच का फैसला है कि कब वो भेजते हैं। लेकिन मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लगती है और मुझे लगता है कि ये टीम टॉप 4 में आनी चाहिए इस बार। देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स में पिछले साल ही नई टीम आई थी, वहाँ पे इन्होंने भी तीसरे स्थान पे फिनिश करा था। लेकिन इस मैच में जो सबसे बड़ा मुझे मतलब ब्लो दिखा वो लगा दिल्ली की बल्लेबाजी। दिल्ली की टीम से इस बार सबको बहुत उम्मीदें थी कि इस बार मिचेल मार्श आए हैं, डेविड वार्नर की कप्तानी में है, ऋषभ पंत ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस है टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। हम सभी को उनके एक्सीडेंट का बहुत दुख हुआ और हम सभी उम्मीद करते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करके और हमारी देश के लिए वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, क्योंकि वो हमारी टीम के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली की टीम ने यहाँ बल्लेबाजी में प्रदर्शन किया है, सिर्फ अकेले 193 के लक्ष्य के पाने के लिए डेविड वार्नर अकेले लड़ाई की 48 गेंदों में 56 रन बनाए। लेकिन जिस कदर के डेविड वार्नर भी बल्लेबाज हैं, वो 48 गेंदों में सिर्फ 56 रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, 48 गेंदों को कम से कम 70-75 रन तक देखते हैं। लेकिन सामने से अगर विकेट गिर रहा हो, खुद कप्तान हो, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जरूर झलकता है। पृथ्वी शॉ हो गए, मिचेल मार्श जो इतने तारीफ करनी होगी मार्कवुड की, जिस तरीके से पहले मैच में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी और पहले मैच में ऐसा लगने लगा कि भाई ये पूरे सीजन में पर्पल कैप होल्डर भी हो सकते हैं एज अ फास्ट बॉलर। अगर आप देखें बहुत सही सटीक लाइन लेंथ और कैचेस भी मिस नहीं हुई, हमने देखा कैचेस भी प्रॉपर की गई और ज़बरदस्त पूरा बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग इनका पूरा पहला मैच जो था बहुत शानदार रहा। मुझे पृथ्वी शॉ जिनको लेकर के रिकी पॉन्टिंग ने बयान भी दिया बड़ा कि भाई ये सीज़न में पृथ्वी शॉ जो है आपको अलंदाज में नजर आएंगे। हालांकि भी पहला मैच है, देखते हैं कि पृथ्वी शॉ क्या करते हैं, क्योंकि मुझे याद आता है कि पृथ्वी शॉ को अगर आप देखें और शुभमन गिल को देखें तो दोनों ने एक साथ ही खेलना शुरू किया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, दोनों टीम एक ही टीम में खेले थे। हालांकि पृथ्वी शॉ ने अंडर 19 का खिताब जिताया एज ए कैप्टन, लेकिन आज अगर आप देखें तो शुभमन गिल कहाँ पहुँच चुके हैं इंडियन टीम में, वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह को तय कर रहे हैं और पृथ्वी शॉ जो पीछे रह गए हैं, उनके ऑन एंड ऑफ जो इनका परफॉर्मेंस रहा है उसकी एक बड़ी वजह रही है। तो पृथ्वी शॉ को, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि IPL कई सारे इंडियन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनको इंडियन टीम में जगह बनानी है तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है मुझे पृथ्वी शॉ का लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो टैलेंट बहुत है। टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा है इन्होंने अच्छा किया, इंडिया के लिए शतक भी लगा चुके हैं, ODI क्रिकेट में भी आए थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको टीम इंडिया में जगह बनानी है तो ये एक अच्छा मौका है आपके पास। IPL का पूरा सीज़न है, इसमें आप रन्स बनाएं
और पृथ्वी शॉ तो 12 रन बना पाए, लेकिन डेविड वार्नर जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं और हैदराबाद टीम के लिए खेला करते थे, ज़बरदस्त इन्होंने बल्लेबाजी भी की है और यहाँ पर अब आए हैं। उम्मीद करते हैं कि डेविड वार्नर की कैप्टनसी में दिल्ली अच्छा करे, लेकिन ऋषभ पंत का ना होना तो कमी तो साफ तौर पर नजर आती है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत इस कदर के बल्लेबाज हैं कि जब वो बीच में मिडिल ऑर्डर में आते हैं वो आपके लिए काफ़ी तेजी से रन बना सकते हैं। 3, 4, 5 नंबर पे बल्लेबाजी करके वो आपको काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे वो अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं और उनके पास अनुभव है, हर जगह पे खेला है, हिटिंग पावर बहुत बेहतरीन है, लाजवाब है। लेकिन अब फिलहाल वो दिल्ली के टीम के साथ नहीं, ये चीज़ दिल्ली को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके उसका विकल्प चुनना पड़ेगा उन्हें। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सरफराज खान के ऊपर बहुत ज़्यादा निगाहें सबकी बनी होंगी, क्योंकि ऋषभ की गैर मौजूदगी में सरफराज खान ही दिल्ली के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं, सरफराज खान ही दिल्ली के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में। तो मुझे लगता है उनके ऊपर सभी की निगाहें रहेंगी। जिस हिसाब से उन्होंने पहले मैच में बल्लेबाजी की, 9 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना पाए। हालांकि ये कहना बहुत जल्दी होगा, पहला मैच था, सभी प्लेयर्स अभी थोड़ा कंडीशंस को ढाल रहे हैं अपने आप को, धीरे धीरे उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरफराज खान के ऊपर दिल्ली की टीम की निगाहें काफ़ी रहेंगी। जैसा आपने बताया कि जब हम रिकी पॉन्टिंग, जहाँ पे दिल्ली की जर्सी लॉन्च हुई थी, वहाँ पे हम दोनों मौजूद थे, वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग से पृथ्वी शॉ और सरफराज खान को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इंटेंट के साथ इन दोनों के ऊपर भरोसा जताया और कहा कि दोनों हमारी टीम के लिए अच्छा करेंगे। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि टीम के लिए अच्छा करेंगे। साथ ही मिचेल मार्श जो बहुत ही हालिया बेहतरीन भारतीय सीरीज़ के साथ हालिया सीरीज़ हुई थी, वहाँ पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करा। तो मुझे लगता है कि उन पर भी काफ़ी निगाहें होंगी और वो भी टीम के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, और दिल्ली टीम की हम जहाँ बात कर रहे हैं तो इनके पास गेंदबाजी भी अच्छी है। अगर आप देखें, अक्षर पटेल है इनके पास, कुलदीप यादव है इनके पास, और कोलकाता के लिए जब खेलते थे कुलदीप तो एक अलग तरीके से नज़र आते थे। दिल्ली कैपिटल्स में एक अलग कॉन्फिडेंस दिया गया उनको, बहुत परफॉर्मेंस उनका सुधरा भी है, बेहतर भी हुआ है। और चेतन सकारिया यहाँ पर हैं, तेज़ गेंदबाजी, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला करते थे चेतन सकारिया, अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। प्लस अगर आप देखें और भी सारे खिलाड़ी हैं मिडिल ऑर्डर में भी। अगर आप देखें, रिले रोसो नंबर 4 पर नंबर इनको नीचे भेजा गया। मैं चाहूँगा कि मैं आने वाले मैचेस में देखना चाहूँगा कि भाई इनकी जगह जो है नंबर 4 पर बनती है रिले रोसो की, या नंबर 3 पर भी आप खिलाइए। और मिशेल मार्श से आप चाहें तो ओपनिंग भी आप करा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर कुछ मैचेस में पृथ्वी शॉ रन नहीं कर रहे हैं आपके, तो डेविड वार्नर तो देखिए फिक्स है, वो तो ओपनिंग ही करेंगे, उनको आप नहीं छेड़ सकते। लेकिन अगर पृथ्वी शॉ रन नहीं करते तो आप पृथ्वी शॉ को नंबर 3 पर भी ला सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर भी उन्होंने बैटिंग की है पृथ्वी शॉ ने। तो मैं ये देखना चाहूँगा ये एक्सपेरिमेंट होता है नहीं होता है इस सीज़न में, कि क्या मिशेल मार्श एक ऐसा बल्लेबाज, एक ऐसा ऑलराउंडर आपके पास है जो ओपनिंग भी कर सकता है, नंबर 3 पर भी खेल सकता है, नंबर 4 पर भी खेल सकता है और नंबर 6 और 7 पर भी खेल सकता है। तो ये एक एडवांटेज है दिल्ली कैपिटल्स के बाद, क्योंकि इंडिया का जो टूर इन्होंने अभी किया ऑस्ट्रेलिया ने, वहाँ पर मिशेल मार्श ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया था। तो ये इनको अपनी टीम में लाने का मकसद ही है। रिकी पॉन्टिंग भी यही कह रहे थे कि भाई ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं और बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो मिशेल मार्श हालांकि बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन उम्मीद है आने वाले मैचेस में अच्छा करेंगे। और रिले रोसो मैं चाहता हूं कि इनकी जगह जो है 5वें ना हो, नंबर 3 नंबर 4 पर आए। बाकी ऑन द पेपर अगर हम टीम देखें, ज़रूर ऋषभ पंत की कमी खलती है, लेकिन फिर भी ये टीम काफ़ी अच्छी है। बैटिंग बॉलिंग इनके पास अच्छी खासी है। डिपेंड करेगा आने वाले मैचेस में किस तरह परफॉर्मेंस इनका निकल कर आता है। तो ये थी बात जी दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की। सुपर सैटरडे का दूसरा मुकाबला था, लखनऊ ने 50 रनों से जीत लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे मुकाबले की। इसमें थे राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। ये था रविवार का दिन, इतवार का दिन और पहला मुकाबला था। और इसमें क्या कुछ हुआ है आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 203 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। और जवाब में जब हैदराबाद खेलने आई तो 20 ओवर में 131 रन बना पाई। और जब मैच शुरू हुआ तो हम दोनों ये कह रहे थे कि भाई दोनों में से तय करना मुश्किल है, दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की ही तरह खेली 2008 में खिताब जिताया था। पिछला साल कौन भूल सकता है, फाइनल तक पहुंचे थे, फाइनल में कुछ गलतियां हुई, मैच में हार मिली। लेकिन ये टीम ऐसी है जो मुझे लगता है कि भाई ये खिताब भी उठा सकती है इस सीज़न में, क्योंकि ये इनके पास जो खिलाड़ी हैं, एक से आप टॉप 3 ऑर्डर अगर मैं बताऊं आपको तो यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों में 54 रन बना के गए। जॉस बटलर और तेज़ खेले, 22 पे 54 उन्होंने बनाए और वाइट बॉल क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं जॉस बटलर, चाहे ओडीआई क्रिकेट उठा लीजिए चाहे T20 क्रिकेट उठा लीजिए। संजू सैमसन एक नाम जिस पर बहुत चर्चा हुई, इंडियन टीम में कब आएंगे, कैसा परफॉर्मेंस है इनका, इनको मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो लीजिए भाई, राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए कैप्टनसी कर रहे हैं और अब मौके ही मौके हैं। IPL आपके पास खड़ा है, बेहतर परफॉर्म कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए कि मुझे वर्ल्ड कप टीम में होना है। तो ये परफॉर्मेंस ज़बरदस्त था राजस्थान रॉयल्स में, मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई। इनके इस पूरे मैच में बैटिंग ऑन टॉप थी और उसके बाद गेंदबाजी में भी कमाल हुआ।
देखिए जिस हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की बात की जा रही थी कि इनके जो शुरू के टॉप 4 हैं वो बहुत बेहतरीन माने जाते हैं, वो बेहतरीन प्लेयर्स हैं। यशस्वी जायसवाल बहुत युवा टैलेंट है, बहुत अच्छा करा इन्होंने हालिया वक्त में। उस जॉस बटलर, कौन नहीं जाता जॉस द बॉस को, उसके बाद सैमसन खुद हैं, और इनके साथ एक और नाम नया जुड़ गया, देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आरसीबी के लिए जब ओपन करा था तो काफी बेहतरीन तरीके से ओपनिंग बल्लेबाजी की थी और काफी रन भी बनाए थे। लेकिन क्या लगता नहीं अनुभव आपको कि देवदत्त पडिक्कल को नंबर 4 पे खिला के क्या वो वैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? क्योंकि ये तो ओपनिंग जब भी किसी आप ओपनर बल्लेबाज को उसकी पोजीशन के साथ थोड़ी छेड़खानी होती है तो ऑब्वियसली उसको किसी दूसरे पोजीशन पे एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। लेकिन खिलाड़ी तो वही है ना जो हर पोजीशन पे खेले। जी बिल्कुल, खिलाड़ी वही है जो हर पोजीशन पे खेले। मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल अभी आने वाले पहला मैच था, थोड़ा सा एडजस्टमेंट इशू थे, जिस हिसाब से इनको आउट करा था, मुझे लगता है कि वो काफी बेहतरीन डिलीवरी थी। इन्हें थोड़ा मुझे लगता है कि उमरान मलिक ने पेस के साथ बीट करा था, वो काफी लाजवाब था। लेकिन जिस हिसाब से इनके शुरू के 4 बल्लेबाज हैं, अगर इनके 4 बल्लेबाज स्कोर करते हैं तो राजस्थान की टीम हमेशा 200 के पार ही आपको करता नजर दिखेगी। चाहे चेज कर रहे हो तो उनको उसमें आसानी होगी, अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य वो जरूर सामने वाली टीम को दे सकते हैं। क्योंकि आप देखिए इसी मैच की अगर बात करें तो जॉस बटलर आए, पहले से शुरू से काउंटर अटैक करना शुरू किया, हैदराबाद की गेंदबाजी यूनिट जो कि बहुत स्ट्रांग मानी जाती है उसको धाराशाही कर दिया, जिस हिसाब से इन्होंने अपनी बल्लेबाजी शुरू की थी। उसके बाद संजू सैमसन जो कि हर सीजन में बेहतरीन स्कोर करते आए हैं, जिनके नाम पे आपने जैसे कहा कि बहुत चर्चा हुई, बातचीत हुई, उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन निकाला। तो मुझे लगता है बीच में बस मुझे लगता है कि हेटमायर जो थे वो 16 गेंदों में 22 रन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा माने जाते हैं हिटिंग के लिए लाजवाब हिटिंग करते हैं, लेकिन उस मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करते जरूर दिखाई दिए थे। बिल्कुल, तो 20 ओवर में जी 203 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल्स ने। फायर पावर देखने को मिली थी जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। और जब भी किसी टीम के टॉप 3 बल्लेबाज रन करते हैं तो वो बड़ा टोटल तो बनना तय ही है, आप 200 के बाद जाओगे ही जाओगे जब आपके टॉप 3 बल्लेबाज अर्धशतक लगा रहे हैं। और वही हुआ, फिर भी मिडिल ऑर्डर में 2-3 रन या 10-15 रन कम भी बने तो चल जाता है, क्योंकि आपके ओपनर्स ने वो काम करके दे दिया है। हैदराबाद की गेंदबाजी की अगर बात करें, क्योंकि एडम मैक्रम पहले मैच में नहीं थे, वो बाहर ओवरसीज में हम देख रहे थे मैच खेल रहे थे, हालांकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल कर आया, टीम के साथ अगले मैच में जुड़ सकते हैं एज ए कैप्टन। भुवनेश्वर कुमार इस टीम में कैप्टन थे, अच्छी गेंदबाजी तो नहीं कहूँगा, एक्सपीरियंस गेंदबाज है, 3 ओवर में 36 रन दिए। इसके अलावा फजलक फरूकी ने बहुत इंप्रेस किया, थोड़े महंगे ज़रूर साबित हुए लेकिन 2 विकेट ज़बरदस्त निकाली थी इन्होंने। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर है इनके पास, नटराजन है, उमरान मलिक है, मतलब गेंदबाजी तो इनकी बहुत तगड़ी है। देखिए आपने गेंदबाजी की बात करी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कैप्टनसी वाली जो कैलकुलेशन थी भुवनेश्वर कुमार के दिमाग में बॉलरों को रोटेट करने में, मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा वो चूक गए। क्योंकि आप देखिए तो बहुत सारे जो इनके मेन गेंदबाज है, खुद भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में 36 रन दिया, अपना एक ओवर नहीं कंप्लीट कर पाए। टी नटराजन जो सबसे किफायती माने गए थे उस मैच में 3 ओवर में मात्र 23 रन दिया और 2 विकेट भी निकाले, लेकिन उन्होंने अपना पूरा 4 ओवर का कोटा कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ऊपर नीचे कैप्टन के ऊपर भी है कि आपको भाई देखना होगा किस गेंदबाज से आपको 4 ओवर कराने, किसको 2 ओवर देने। और नटराजन मेरे को बड़ी खुशी हुई कि वापस आए हैं, बहुत समय तक इंजर्ड रहे, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं ये, डेथ ओवर्स में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और मैच में आंकड़े देखिए आप, इनके 3 ओवर में सिर्फ 23 रन, 7 रन अगर आप T20 क्रिकेट में दे रहे हैं तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी एज अ बॉलर वो, और काफ़ी इंप्रेस किया मुझे लगता है। और आदिल रशीद भी है इनके पास, इंग्लैंड के लिए खेला करते हैं। तो ये उमरान मलिक की मैं स्पीड देखना चाहूँगा कि क्या 157 जो इनका रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाले हैं आईपीएल में, ये भी दिलचस्प रहेगा। लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं इनकी बैटिंग में, क्योंकि जब ये बल्लेबाजी करने आए तो भाई सिर्फ 131 रन बनाए 72 रन से, ये बड़ा मार्जिन है राजस्थान रॉयल्स का, जो कि आगे सदाएगा जब बड़ा मार्जिन है। मुझे लगता है जितनी भी टीमें बड़े मार्जिन से जीत रही हैं, आगे जाके जब मामला रन रेट पे आएगा तो इन सारी टीमों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और हमें याद होगा पिछला सीजन भी जब आरसीबी ये इंतजार कर रही थी कि भाई हम सामने वाली टीम जीत जाए और हम क्वालिफाई कर जाए, तो वो नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको नहीं दिखती, आने वाले जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो फिर वो आपको सारा समीकरण बैठाना पड़ता है, ये टीम हारेगी वो टीम जीतेगी तब हम जाएंगे। ये सारी चीजें यही इसी शुरुआती छड़ से शुरू हो जाती हैं। जब आप 70-75 रन से मैच हारते हैं तो आपके रन रेट पे, आपके बहुत सारी चीज़ों में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर टीमें इन चीज़ों को भी अपने दिमाग में जरूर रखना चाहेंगी, हैदराबाद अभी आने वाले 13 मुकाबले बाकी हैं उनके, वैसे जहाँ पे उनके होम अवे दोनों गेम्स हैं, वो वहाँ पे जरूर इस रन रेट को इंप्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि 70 रन की हार T20 में बहुत बड़ी मानी जाती है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी बल्लेबाजी यूनिट है, यहाँ पे इन्होंने एडन मार्करम को और जो उनके और भी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं जो टीम के साथ जुड़ेंगे अभी, एडन मार्करम हो गए, हेनरी क्लासन हो गए, मैक्रो जेनसन हो गए, सारे 3 इनके मेन खिलाड़ी अभी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। मुझे लगता है हैदराबाद की टीम ने उन्हें काफी मिस किया। अगर आप बैटिंग लाइनअप में देखें तो अब्दुल समद ने सिर्फ 32 गेंदों में 32 रन बनाए, वो भी काफी सदी पारी खेल पाए। बैटिंग में कोई भी खिलाड़ी जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाया, बड़े इनिंग्स नहीं खेल पाया, चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, मयंक अग्रवाल स्टार्ट मिला रन नहीं कर पाए, राहुल त्रिपाठी
त्रिपाठी नंबर 3 पर आए, खाता नहीं खोल पाए। हैरी ब्रूक, जिनको कहा जाता है कि भाई ये बिल्कुल एबी डिविलियर्स की तरह बैटिंग करते हैं, ये बहुत बड़ा नाम है। अगर हम बात करें ओवरसीज़ के अंदर तो इन्होंने 13 रन बनाए। बहुत स्लो खेले हैरी ब्रूक, जिस तरह के अंदाज से खेलते हैं। हैरी ब्रूक के नाम पे बहुत चर्चा भी की गई थी कि बहुत लाजवाब बल्लेबाज हैं, हर दिशा में शॉट खेलते हैं, थोड़े क्रिएटिव शॉट्स खेलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ इस पिच पे वो फंसते दिखाई दे, 21 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाए, उस कदर की बल्लेबाजी नहीं की जिस हिसाब से हैदराबाद ने इनसे उम्मीद लगाई होगी। और शायद यही सारे कारण थे जो हैदराबाद सिर्फ 131 रन बना सकी 8 ओवर में, 8 विकेट गंवा के 20 ओवरों में। और इससे ज़्यादा प्रभावित तो मुझे लगता है अब्दुल समद ने करा कि जिस सूझबूझ के साथ, जिस सबर के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, 32 गेंदों में 32 रन बनाए। हालांकि अब्दुल समद भी थोड़े तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस कंडीशंस में वहाँ पे टीम उनकी फंसी हुई थी वहाँ पे उन्होंने अच्छे स्कोर किए। मुझे लगता है कि आने वाले मैचों में राहुल त्रिपाठी और मयंक अग्रवाल पे काफ़ी दारोमदार होगा। एडन मार्करम अगर टीम के साथ जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है ये दोनों खिलाड़ी, फिर मुझे लगता है राहुल त्रिपाठी को हैदराबाद ओपन कराने के लिए सोचेगी, अभिषेक शर्मा को नीचे पुल डाउन कर सकती है, और बीच में एडन मार्करम और हेनरी क्लासेन जो विकेट कीपिंग भी करते हैं वो टीम को थोड़ी मजबूती प्रदान करेंगे। बिल्कुल, एडन मार्करम के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस टीम के अंदर, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है, कई खिताब वो जिता चुके हैं अपनी कैप्टनसी के अंदर, और साउथ अफ्रीका के बहुत प्रमुख बल्लेबाज हैं वो, और उनका बैटिंग तो बहुत ही शानदार है, रिकॉर्ड्स बनाते हैं अपनी बल्लेबाजी में। तो ज़रूर मुझे लगता है कि गेंदबाजी, हैदराबाद की स्ट्रेंथ गेंदबाजी में है। हैदराबाद के पास जो गेंदबाज है, मुझे लगता है सभी टीमों में आप उठा के देख लीजिए बेस्ट गेंदबाजी कही जा सकती है, क्योंकि आपके पास भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस देते हैं, उमरान मलिक आपके पास सबसे तेज़ गेंदबाज हैं, आपके पास टी नटराजन है, ये 3 प्रमुख गेंदबाज हैं। और मुझे कोई ऐसी टीम याद नहीं आती जिसमें 3 पेसर आपके पास प्रमुख हो। 1-2 टीमें तो हैं जिनके पास 1-2 गेंदबाज होंगे, लेकिन तीनों आपके पास हैं। उमरान मलिक भी हैं, भुवनेश्वर कुमार भी हैं, और टी नटराजन भी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको अपने मिडिल ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा, और आपके खिलाड़ियों को जो है ना जिगरे से खेलना होगा। वो कहते हैं ना कि अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना कि भाई हम जीत सकते हैं, वो चीज़ आपको लानी पड़ेगी। हैदराबाद की अपनी गेंदबाजी यूनिट की बात करें, वो शुरू से हैदराबाद की गेंदबाजी यूनिट हमेशा से उनकी ताकत रही है, और हमेशा उन्होंने उस कदर की गेंदबाजी की है जहाँ पे लोगों सामने वाली टीम उनके सामने स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। सामने कितनी भी अच्छी पेस अटैक हो, मुझे आज भी बेंगलोर के साथ उनका मैच याद आता है जहाँ पे उन्होंने बेंगलोर की कमर तोड़ दी थी अपनी गेंदबाजी यूनिट से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गेंदबाजी से काम नहीं चलेगा, उन्हें बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने, जैसे राजस्थान आप देख लीजिए, इनकी बैटिंग तो अच्छी है, ये गेंदबाजी में आप देखिए युजवेंद्र चहल कमाल की गेंदबाजी पिछला सीजन किया, इस बार भी आप देखिए अश्विन 4 विकेट मौजूद है, आपको 4 विकेट निकाल के दे रहा है ये गेंदबाज। तो भाई और इससे बेटर क्या हो सकता है, कैप्टन को इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। ये 4 की इकॉनमी है उनकी, 17 रन दे रहे हैं, 4 विकेट निकाल रहे हैं। ये नहीं चलेंगे तो अश्विन चल जाएंगे, इनके पास विकल्प बहुत सारे हैं, तो ये बहुत अच्छी है। और जेसन होल्डर भी है इनके पास। जेसन होल्डर को टीम में लेके कहा जा रहा था कि भाई इनको रखें या ना रखें, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस है ना इनके पास, जो ब्रांड वैल्यू है इनके पास, जो इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किया है पहले मैचों में, उस लिहाज से इनको टीम में रखा गया है कि भाई नहीं, इनको रखना चाहिए। मुझे लगता है कैप्टन ने जोर दिया और उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। 3 ओवर में 16 रन दिए, 1 विकेट मिला, और ट्रेंट बोल्ट को कौन बोल सकता है, ट्रेंट बोल्ट भी इनके पास। तो ऑन पेपर या परफॉर्मेंस वाइज कहिए, राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छी टीम है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये टीम टॉप 4 में इस बार जगह बनाए, क्योंकि पिछला सीजन जीते जीते रह गए, इस बार ज़रूर अच्छा कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली टीम की बात करते हैं। अब अगला मुकाबला हुआ था मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, और इस मुकाबले की बात करें क्योंकि ये हफ्ते का आखिरी मुकाबला था मुंबई इंडियंस और आरसीबी का। इसका क्या रहा हाल आपको बता देते हैं। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 171 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए, और जब बैंगलोर टीम खेलने आई तो उन्होंने 16.2 ओवर खेलकर 172 रन 2 विकेट पर बनाए, यानी कि 8 विकेट से बड़ी जीत मिली है आरसीबी को। और मैच के हीरो विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, कई सारे नाम हैं, लेकिन विराट कोहली सबसे ऊपर रहते हैं। एक विराट कोहली, कहा यह भी जा रहा है कि भाई 2016 याद आ गया हमें, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी उस सीज़न के अंदर, और अब तो ये साल बहुत अच्छा गुजरा है विराट कोहली का। चाहे आप इंडियन टीम में परफॉर्मेंस देख लीजिए, टेस्ट में भी इन्होंने अपना 75वां शतक लगाया, ओडीआई में भी शतक आ गया, T20 में भी शतक आ गया, अब IPL में भी रन आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, वैसे तो मीम्स तो बहुत सारे बनते हैं ट्विटर में, कहा जाता है कि भाई भगवान के दर्शन करके आए हैं, भोलेनाथ के दर्शन करके आए हैं, और करोली बाबा के वहाँ पे भी गए, तो वो कहीं ना कहीं कृपा बरस रही है। लेकिन कृपा के साथ साथ उस बंदे में टैलेंट भी बहुत है, और सभी जानते हैं। टैलेंट की बात करें तो विराट कोहली में टैलेंट की कमी एक पैसे की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनसे लाजवाब आज के डेट में कोई बल्लेबाज है। जिस हिसाब से वो अपने आप को प्रूव करा है, उन्होंने लगातार हमेशा क्रिकेट जगत में स्कोर करे हैं, बेहतरीन मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान के साथ। मुझे पिछला विश्व कप T20 विश्व कप का वो मैच याद आता है, वहाँ पे मुझे लगता है विराट कोहली जैसा बल्लेबाज ये कारनामा कर सकता है। तो जिस हिसाब से उन्होंने हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की तरफ देखा है, और जिस हिसाब से बल्लेबाजी की है 2016 की आपने बात करी, जहाँ पे बेंगलोर
और हैदराबादी सामने उनकी टीम थी, फाइनल का मुकाबला था। उस सीजन में विराट कोहली के 4 शतक आए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 800-900 के करीब रन बनाए थे आईपीएल में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आईपीएल इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने मुझे लगता है जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस चल रही थी, T20 हो जाए, टेस्ट हो जाए, वनडे हो जाए, हाल ही में परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी उनकी बात भी चल रही थी, जूझ भी रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से अपने आप को ओवरकम किया, सारे ऑड्स को हटाया, वो वाकई लाजवाब था। और यहाँ 49 गेंदों 82 रन की पारी, और आप फाफ डु प्लेसिस का उनका साथ जो चेन्नई के लिए वो करते हैं, वो आरसीबी में अब कप्तानी भी की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। और दोनों ने मिलके मुंबई को पूरा मुझे उनकी कमर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस हिसाब से मुंबई और आरसीबी दोनों टीमों के बारे में बहुत बातचीत की जाती है, जैसे मुंबई ने पिछले काफ़ी सालों से 2013 से अपना पहला मुकाबला नहीं जीते हैं। ये तो रिकॉर्ड बन गया है, और अब तो फैंस भी ये मान के बैठ गए हैं कि भाई ये एक तरह से अच्छी चीज़ है कि नहीं जीत रही है, क्योंकि बाद में टीम अच्छा करती है और लगातार रिकॉर्ड भी रहा है ना इनका, एक बार हारती है तो फिर उसके बाद जीतना शुरू करती है, तो फिर फाइनल तक जाती है। हालांकि पिछला सीज़न थोड़ा अलग था, ऐसा नहीं देखने को मिला। पिछले सीज़न में सबसे लास्ट में टीम रही थी और सिर्फ 4 मुकाबले ही जीती थी। लेकिन इस बार क्या नया है मुंबई इंडियंस टीम पर अगर हम नज़र डालें तो भाई रोहित शर्मा 1 रन बना करके आउट हो गए और कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे थे। पहले ड्रॉप हो गए थे, कैच ड्रॉप किया, फिर दोबारा मौका इन्होंने दिया और फिर विकेट गिरा। तो 2 बार तो आप मौके देंगे तो आपका विकेट गिरेगा ही। उसके अलावा ईशान किशन थे इस टीम में, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 15.25 करोड़ में इनको रिटेन किया गया भाई। तो इस बल्लेबाज से बहुत उम्मीद है, क्योंकि 200 रन इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हैं, तो ये कैपेबिलिटी तो है इस खिलाड़ी में और काफ़ी लंबे समय से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। तो देखना होगा इस सीज़न कैसा गिरता है। एक नाम जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई वो थी कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को बहुत मशक्क़त के बाद मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में रखा, कई पैसे खर्च किए इनको लाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई अब ट्विटर पर मजाक भी बनना शुरू हो गया कैमरन ग्रीन का कि भाई 17.5 करोड़ रुपए रिलायंस मुकेश अंबानी की जो हैं मुंबई इंडियंस, उन्होंने ये खर्च किए इस पर और सिर्फ 5 रन बना करके गए हैं। देखिए सिर्फ 5 रन ही आप दिमाग में उसके बाद गेंदबाजी भी खराब, उसके बाद गेंदबाजी भी अगर आप देखें तो 2 ओवर में 30 रन खर्चे हैं। तो अब मुझे लगता है 17.5 करोड़ रुपए की रकम लेने के बाद अगर कोई बल्लेबाज या कोई खिलाड़ी ऐसा परफॉर्मेंस देगा तो टीम मैनेजमेंट पर ऐसा मुझे याद आता है पिछले कई सीजन्स में भी हुआ है, जो जितना महंगा प्लेयर होता है और जितने जो सस्ते में बिके होते हैं 20 लाख 30 लाख रुपए में, उनके परफॉर्मेंस बहुत अलग नजर आते हैं और ये पहले भी हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर वहीं आप मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की बात करें तो तिलक वर्मा जो उन्होंने 46 गेंदों में 84 रन बनाए, जहां पे 9 चौके और 4 छक्के थे, जो एक सम्मानजनक स्कोर तक अगर इस मैच में मुंबई पहुंच पाई है। 171 रनों में 84-86 रन अकेले एक बल्लेबाज ने बना दी, वो भी युवा है। पिछला सीजन हालांकि उनका भी बहुत बेहतरीन गया था, लेकिन उतनी रकम में बिके नहीं थे। उन्होंने आज टीम को इस मझधार की घड़ी से निकाल के बाहर ले गए, एक सम्मानजनक स्कोर पे ले गए, तो मुझे लगता है वो अपने आप में काबिल तारीफ था, लाजवाब था। बिल्कुल। तो हमने बात करी भाई क्रिस ग्रीन की, उम्मीद कैमरन ग्रीन की माफ़ कीजिए, कि उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले मैचेस में अच्छा करें, मुंबई को बहुत ज़रूरत है इनकी इस खिलाड़ी की। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव 15 रन बना करके आउट हो गए। तिलक वर्मा एक ऐसा नाम जो कि उभरता सितारा है और मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में इंडियन टीम में भी ये जगह बनाए। खिलाड़ी बहुत कमाल क्रिकेट इन्होंने खेला। एक छोर से जब लग रहा था मुंबई इंडियंस पूरी तरह से हथियार बल्लेबाजी में डाल चुकी है, लग रहा था कि भाई 150 भी नहीं बनेंगे, 125 तक रुक जाएगी, वहाँ उम्मीद की किरण जताई तिलक वर्मा ने और एक ऐसा टोटल दिया कि उसको सेव करने के लिए मुंबई इंडियंस जा सकती है। आपको बता दें 46 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 84 रन बनाए हैं और क्या कमाल की पारी खेली। आप देखिए 4 छक्के लगाए और छक्के भी आसान नहीं थे, बड़े हिट्स इन्होंने लगाए और मुझे युवराज सिंह की याद दिला दी इन्होंने, जो आखिरी छक्का लगाया था। खड़े खड़े खेल दिया और वो इतना आसान नहीं होता जब आप खड़े खड़े फास्ट बॉलर को हिट मारते हैं। देखिए युवराज सिंह ही नहीं, जब जिस हिसाब से उन्होंने आखिरी छक्का मारा था उसमें धोनी के हेलीकॉप्टर का भी जिक्र हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह खेलते हैं। तो तिलक वर्मा ने बनाए थे 84 रन और एक ऐसे बल्लेबाज थे इस पूरी टीम के अंदर जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाए। इसके अलावा टिम डेविड 4 रन बना करके आउट हुए और तमाम बल्लेबाजों ने कुछ खास कुछ किया नहीं है। गेंदबाजी में अगर आप देखें सभी ने अच्छी गेंदबाजी की। आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट, अच्छी गेंदबाजी। टॉपले की बात करें 2 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था इनसे और ओवर कराए जाएंगे, इनसे कराए नहीं गए, थोड़ा शायद इंजरी का प्रॉब्लम हुआ और इंजरी जो है उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा मेजर ना हो जाए इंजरी, वरना फिर दिक्कतें बढ़ सकती है मुंबई इंडियंस के लिए। इसके अलावा आप देखिए हर्षल पटेल थे, महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 43 रन दिए और करण शर्मा 4 ओवर में 32 रन। इनकी भी मुझे कहीं ना कहीं कमी तो नज़र आती है भाई, जब आपके पास बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं है ना, तो बुमराह के रिप्लेसमेंट में आप जोफ्रा आर्चर को लेके आए हैं और जोफ्रा आर्चर को आप लेके तो आए हैं, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने खेला जोफ्रा आर्चर को, वो भी कमाल था।
देखिए मुझे लगता है कि विराट कोहली और डुप्लेसिस ये रणनीति का हिस्सा बना के आए थे कि उन्हें पता है ऑब्वियसली जेसन बेरेनड्रॉप को उन्होंने मुंबई की टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे अपनी टीम में लाया। जोफ्रा आर्चर और बेरेनड्रॉप की जोड़ी बना के मुंबई इंडियंस अटैक करना चाहती थी, लेकिन जिस हिसाब से विराट कोहली को वो एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ यूज़ करा, काउंटर अटैक करा, जोफ्रा आर्चर को अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और आरसीबी को वो प्रेशर नहीं आने दिया दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। जहाँ दूसरी तरफ फैफ डु प्लेसिस अपना वक्त लेके खेले, फिर उन्होंने भी हिटिंग शुरू करी, वो वाकई बेहतरीन था। और ये एक एक्सपीरियंस जहाँ पे खिलाड़ी का काम आता है मुझे लगता है, और वो विराट कोहली ने वहाँ पे दिखाया। बिल्कुल कमाल। और विराट कोहली का जितना जिक्र किया जाए उतना कम है, क्योंकि जो बल्लेबाजी इन्होंने की है 2016 की तो याद दिलाई है, और लेकिन कह दिया कि भाई आरसीबी इस बार आप इंतज़ार करते रहिए, देखिए आरसीबी क्या परफॉर्मेंस करती है। और पहले मैच में क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली। हालांकि कैच भी ड्रॉप हुआ विराट कोहली का, लेकिन जब तक कैच वो पकड़ भी लेते तो मैच तो निकल ही गया था। आज से इतनी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। 82 रन बनाए विराट कोहली ने, और उसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे। फैफ डु प्लेसिस ने 73 रन बनाए, और उसके अलावा कार्तिक 0 पे आउट हुए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने भी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो इनके पास भी वो फायर पावर नजर आती है। बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है इनकी। मैक्सवेल है, फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली है, और दिनेश कार्तिक भी है। दिनेश कार्तिक अक्सर हम देखते हैं नंबर 6-7 पे आते हैं। अच्छा किया, मुझे लगा नंबर 4 पर इनके पास और मौका होगा बड़े शॉट्स खेलने का। हालांकि इस मैच में नहीं चले। जब बेंगलोर को पता था कि उनके 2 बल्लेबाजों ने पूरा काम उनके लिए कर दिया है, तो मुझे लगता है बेंगलोर की टीम, कप्तान, मैनेजमेंट जरूर चाह रही होगी कि हम एक बार अपने बल्लेबाजों को फ्री हैंड दें। अगर आप देखें तो दिनेश कार्तिक जब पहली बॉल खेलने आए थे तभी से उन्होंने अपने इंटेंशंस जाहिर कर दिए थे, बता दिया था कि मैं यहाँ हिट करने आया हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पे एक बार अपनी हिटिंग पावर्स को मैच में निकाल के देखा। देखिए आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस एक प्रैक्टिस ही होता है, और मैच का इम्पैक्ट मैच में स्कोर करना एक मैच का स्कोर होता है। मैक्सवेल भी जब आए तो उन्होंने 3 गेंदों में लगातार 12 रन बनाए, 2 छक्के मारे। तो मुझे लगता है कि मैक्सवेल और कार्तिक को इसीलिए भेजा गया था कि भाई जाइए आप वहाँ पे अपने आप को थोड़ा फ्री हैंड दीजिए, अपनी हिटिंग एबिलिटीज़ पे भरोसा रखिए, करके देखिए। क्योंकि प्रैक्टिस में नेट्स में आप जितना भी कर लें, लेकिन एक गेम का जो सिचुएशन होता है वहाँ पे परफॉर्म करना आपको बहुत हेल्प करता है गेम। बिल्कुल। और बैटिंग बहुत शानदार रही आरसीबी की, हमने पहले मैच में देखी। 8 विकेट से जीत हासिल करी, 22 गेंदें बाकी थी। और हाँ, अगर इनकी बॉलिंग भी बात करें तो इनके पास ऑप्शंस अच्छे हैं। मोहम्मद सिराज इनके पास गेंदबाज है, और नंबर 1 रैंकिंग्स में भी बने रहे काफ़ी समय तक, हमने देखा इंडियन टीम के लिए। इसके अलावा ऋषि टॉपले, इनकी इंजरी हो गई है, उम्मीद करते हैं कि वापस आ जाए जल्दी, ज़्यादा बड़ी मेजर इंजरी ना हो। और हर्षल पटेल हैं आपके पास। इस मैच में ज़रूर थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन आने वाले मैचेस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही शाहबाज अहमद भी रखे हुए हैं इन्होंने टीम में, माइकल ब्रेसवेल भी हैं। तो अच्छी खासी टीम नज़र आती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस जिस दिन नहीं चलते, फिर थोड़ी कमज़ोर हो जाती है आरसीबी। देखिए ये बल्लेबाजी क्रम में विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस अगर अपना विकेट गवा देते हैं तो मैक्सवेल और कार्तिक पे बहुत ज़्यादा दारोमदार हो जाता है। लेकिन मैं देखना चाहूँगा उस कंडीशन में आरसीबी को, जब उस कंडीशन में जहाँ पे इनकी गेंदबाजी यूनिट की परीक्षा होगी। गेंदबाजी यूनिट पे अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़े नाम इनके पास मोहम्मद सिराज ही हैं अगर आप देखिए, और हर्षल पटेल बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। अगर आप हर्षल पटेल की गेंदबाजी देखिए, अगर कोई बल्लेबाज एक बार जज कर लेता है, प्रेडिक्ट कर लेता है, तो उनको हिटिंग के लिए वो बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं माफ करिएगा, मैं आरसीबी की टीम को उस कंडीशन में देखना चाहूँगा कैसे अपने आप को वो ढालते हैं जब उनकी गेंदबाजी की असली परीक्षा की जाएगी। बिल्कुल। और बैटिंग में तो कोई कमी नहीं है, बैटिंग में बहुत शानदार है इनकी। हालांकि पहले मैच में हमने देखा कि भाई एबी डिविलियर्स बाहर स्टैंड्स में थे और सपोर्ट कर रहे थे। ये भी फैंस के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि बहुत लंबे सालों तक उन्होंने क्रिकेट खेला है। और जो 3 जोड़ी नज़र आती है ना, क्रिस गेल और डिविलियर्स और कोहली की, वो ज़रूर मिस कर रहे होंगे फैंस भी आरसीबी के लिए। लेकिन फिर भी जब तक कोहली है तब तक उम्मीद है। विराट कोहली हैं आरसीबी को खिताब इस सीज़न में जिताएं, और हम सब चाहते हैं कि भाई आरसीबी फाइनल मुकाबला खेले और ट्रॉफी ज़रूर डिज़र्व करती है। टीम बहुत मेहनत की है इन्होंने। 2016 में भी फाइनल खेला था इन्होंने हैदराबाद के खिलाफ, याद आता है जब हैदराबाद जीत गया था। उस समय डेविड वार्नर हुआ करते थे उनकी टीम में, केन विलियमसन हुआ करते थे उनकी टीम में। तो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि इस बार आरसीबी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और उधर हम उम्मीद करते हैं कि भाई रोहित शर्मा एक बार फिर अपने बल्ले से कमाल दिखाएं, क्योंकि मुंबई इंडियंस में अगर रोहित शर्मा नहीं चलेंगे तो फिर मुसीबत आ सकती है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि कैरन पोलार्ड इनके पास रन नहीं कर रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव को भी रन्स करने होंगे। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा और ईशान किशन, जैसे मैं कहता हूँ, और कैमरन ग्रीन, ये टॉप 4 बल्लेबाज। और तिलक वर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आपको नीचे वो फायर पावर देते हैं। और तिलक वर्मा तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी रन्स भी उनमें नज़र आ रहे हैं। बाकी के बल्लेबाजों को रन्स करने होंगे, और गेंदबाजी में थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जोफ्रा आर्चर तेज़ गेंदबाजी में नज़र आते हैं। और कौन से गेंदबाज होंगे ये देखना होगा। तो ये था जी मुकाबला आरसीबी और मुंबई इंडियंस का, और ये थी वीकली रिपोर्ट जहाँ पे हमने डिस्कस की। इस पूरे वीकली रिपोर्ट में इंजरीज की भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जहाँ बड़े बड़े टीमों को कुछ प्लेयर्स अब वहाँ आपको खेलते नजर नहीं आएंगे। पहले मैच से शुरुआत करें तो आपको केन विलियमसन वहाँ पे नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, केन विलियमसन की चोट जो है बहुत ज़्यादा गहरी
गहरी हो गई है और इसकी वजह से वो वापस भी चले गए हैं। और केन विलियमसन देखिए पहला ही मैच था और बहुत खुशी थी। केन विलियमसन हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस सेशन में कई बातचीत करते नजर आ रहे थे कि लग रहा था कि भाई 2 करोड़ के बेस प्राइस में इनको खरीदा गया, बेस प्राइस भी इनका ही था और खरीदे भी इतने में ही गए। और उसके बाद लेकिन इंजरी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से बाउंड्री लाइन पर हो जाएगा और चोट बढ़ जाएगी इतनी, लेकिन अब केन विलियमसन नहीं है, एक नहीं रहेंगे। आईपीएल का दूसरी इंजरी की बात करें तो वहीं ऋषि टॉपले जहां पे वो फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए, उन्होंने अपने जब वो ग्राउंड से जाते रहे तो अपना कंधा पकड़ के वो ग्राउंड से निकले, तो ये भी देखने वाली बात हुई। अगर ऋषि टॉपले जैसे अभी हमने बताया कि गेंदबाजी आरसीबी की कुछ उतनी खास नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिराज को अगर छोड़ दें, अब ऋषि टॉपले भी अगर ऐसा होता है, अगर ये झटका बेंगलोर की टीम को लगता है तो उनके लिए बहुत चिंताजनक वाली बात होगी। बिल्कुल, ये बड़े नाम है कुछ जो कि दिक्कतें बढ़ा सकते हैं और कई सारे नाम जो हैं वो तो शुरू से ही नहीं है टीम का हिस्सा। चाहे जॉनी बेयरस्टो को उठा के देख लें हम, बहुत सारे नाम ऐसे हैं। और श्रेयस अय्यर की भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी जिस तरीके से वो बाहर हो गए। तो अब नए कई कप्तान हैं कई टीम्स के अंदर, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी अपनी टीम्स को आगे ले जाना। लेकिन इस सीज़न में मैं देखना चाहूँगा कि भाई जो 3 टीमें अब तक ट्रॉफी नहीं जीती हैं, चाहे एक पंजाब किंग्स आप उठाइए, एक दिल्ली कैपिटल्स आप उठाइए और तीसरा आरसीबी उठाइए, इन 3 टीमों को मैं देखना चाहूँगा कि भाई इस बार क्या अलग करते हैं ये। क्योंकि कैप्टनसी भी अगर आप देखें, पंजाब में नया कप्तान है, नया कोच है, पंजाब में शिखर धवन है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली कैपिटल्स देखें तो यहाँ पर ऋषभ पंत नहीं है आपके कैप्टन, पहले श्रेयस अय्यर हुआ करते थे, वो चले गए कोलकाता में, तो यहाँ पर नई जिम्मेदारी डेविड वार्नर को मिली है। और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो फैफ डु प्लेसी, क्या एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी नहीं है इनके पास, तो क्या ये अपनी टीम को जिता सकते हैं? क्या विराट और डिविलियर्स अगर जिस दिन नहीं चलते हैं, क्योंकि देखा भी मिलेगा विराट और जिस दिन फैफ डु प्लेसी, कई ऐसे मैचेस आएंगे जब को रन्स नहीं बना के देंगे, तो वहाँ पर फिर आपकी क्या मिडिल ऑर्डर में वो स्ट्रेंथ है, क्या वो आपने इतनी तैयारी की है कि आपको मैच जिता के लेके जाए, ये हमें आगे पता लगेगा। लेकिन टॉप 4 कोई प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? आपको लगता है कि भाई ये टीमें आपको लगता है बेहतर कर सकती हैं इस सीज़न में? देखिए पहले मैचेस के हिसाब से अगर पहले मैच देख के अगर हम प्रेडिक्ट करें तो ये बहुत अर्ली स्टेज होगा, लेकिन अगर सिर्फ इस वीक की बात करें और मुझे लगता है कि अगले वीक में कौन सी 4 टीमें अगर बहुत अच्छा करके उभर के आएंगी, तो मुझे लगता है मेरी जो 4 टीमें होंगी शुरू की, उसमें मैं पहली टीम अपनी रखना चाहूँगा आरसीबी को, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस करा है वो वाकई बहुत लाजवाब था। मेरी दूसरी टीम होगी गुजरात टाइटंस, क्योंकि जिस हिसाब से ऑन पेपर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी अच्छी थी। ऑन पेपर उनकी टीम काफ़ी बैलेंस्ड है, पिछले साल के विनर्स भी हैं, एक अच्छे कॉन्फिडेंस, एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ खिलाड़ी उतरते हैं। तीसरी टीम होगी केकेआर, भले हालांकि उन्होंने अपना पहला मैच भले हारा हो, लेकिन उस टीम से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। और चौथी टीम की बात करें तो मैं मुंबई और सीएसके में थोड़ा सा डाइसी हूँ, क्योंकि मुंबई हमेशा शुरू के अपने 3-4 मैच हारती है, लेकिन आप जब टूर्नामेंट के अंत में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मुंबई ने टूर्नामेंट के फाइनल अपने नाम कर लिया है। सीएसके अपना मैच पहला वो भी हारी थी, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी की कप्तानी, धोनी की जो अनुभव है उनका, जिस हिसाब से वो टीम को रखते हैं वो काम आएगा आगे। तो चौथी टीम चेन्नई या सीएसके अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में वो बेहतर करेगी। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि भाई अभी तो पहले 4 से 5 दिन का ही हमने आपको डाटा दिया है और आपको बताया है कि क्या कुछ हुआ है अब तक इन मैचेस के अंदर। लेकिन अब नया हफ्ता शुरू हो चुका है और इस पर भी हम अगले हफ्ते आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि इस पूरे हफ्ते में जो बड़े मैचेस होने हैं उनमें किस तरह का परफॉर्मेंस इन टीम्स का निकल कर आता है। एक बार मैं चाहूँगा पॉइंट्स टेबल पर अगर आप बता दें कि कौन सी टीम्स जो है इस समय टॉप पर चल रही हैं और कौन सी टीम बॉटम द लाइन है। देखिए पॉइंट्स टेबल की बात करें, रविवार तक, आज सोमवार से नया हफ्ता शुरू होगा, तो शुक्रवार से टूर्नामेंट शुरू हुआ था, रविवार तक अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे आरआर, मतलब राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच जीत के 2 पॉइंट्स अर्जित करे उन्होंने। इनका रन रेट है +3.600। उसके बाद दूसरे स्थान पे लखनऊ सुपर जायंट्स आती है, तीसरे स्थान पे आरसीबी आती है, चौथे पे जीटी है, 5वें स्थान पे पंजाब किंग्स है, 6ठे पे केकेआर है, 7वें पे सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स धोनी की टीम, 7वें पे मुंबई इंडियंस जो अपना पहला मुकाबला वो भी हार गए थे, आरसीबी से हारे। फिर 9वें स्थान पे माफ करिएगा डीसी दिल्ली कैपिटल्स, 10वें स्थान पे एसआरएच है हैदराबाद, इसलिए भी है क्योंकि जिस हिसाब से जिस मार्जिन से वो रन हारे थे, जो रन रेट की हमने बात करी, इस कारण वो अभी आपको 10वें पायदान पे वहाँ दिखते मिलेंगे। तो ये था जी पॉइंट्स टेबल का हाल जो हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं ये एनालिसिस, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बताइए और स्पोर्ट्स लाइव जो हमारी नया डिजिटल स्पोर्ट्स चैनल है उसको ज़रूर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। उस पर आपको देश दुनिया भर के तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, जो आप पीछे भी देख सकते हैं स्पोर्ट्स लाइव है, उसको आपको जाना है यूट्यूब पे, स्पोर्ट्स लाइव आपको दिखेगा, वहाँ पर आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में कैसी लगी बातचीत ये भी हमें बताइएगा। आगे भी आपके लिए
हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और कुछ रिव्यूज़ देना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे अपनी बात लिख करके हमें भेज दीजिए। और पूरे सीज़न IPL के नए सीज़न में आपको लगातार अपडेट्स हम यहाँ से देते रहेंगे, और स्पोर्ट्स लाइव पर भी आगे आपके साथ जुड़ेंगे, कई सारी बातचीत होंगी, तो वहाँ पर भी आप प्यार बरसाइए। और उम्मीद करते हैं आप ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की रिपोर्ट कार्ड लेकर के आगे भी जुड़ेंगे, अगले हफ्ते भी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।